तो जनाब पेशे खिदमत है इस साल की एक और एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम फिल्म जो कि एक बार फिर से अपनी राफेल की नाकामियों को छुपाकर इसका तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालकर अपनी बेचारी आवाम का ब्रेन वॉश कर रही है। आजकल इस फिल्म की बहुत हाइप है, ख़ास तौर पर इस गाने की वजह से। और इसका नाम है धुरंधर। एक कहानी, ऐसी कहानी कि जिस पे बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन साथ जो है ना हँसने को भी दिल चाहता है। मतलब कि जो रियलिटी से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती ही नहीं। हम पाकिस्तान में रह के भी हमें इन चीज़ों का नहीं पता जो वो बता रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमज़ा और साथ मेरे जो दोस्त हैं उनका नाम है बिलाल। आप देख रहे हैं वन लाइट रिएक्ट। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही आला किस्म की वीडियो मैंने देखी है और इस पे मैं रिएक्ट करूँगा और हम दोनों रिएक्ट करेंगे, जो कि एक मूवी पे डिपेंडेड है। आपको पता होगा कि धुरंधर करके मूवी एक आई है इंडिया की तरफ से, जिसमें बहुत ही पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बातें दिखाई गई हैं जो कि हकीकत में मबनी नहीं है। तो इस तरह ही हसीब भाई ने बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए हम इसको देखेंगे। पहले वीडियो को देखते हैं, फिर आपसे बीच में गुफ्तगू चलती रहेगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। एस्पेराज के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनका माफिया, उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। एविडेंस हैज शोन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी आईएसआई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एमिनेशन कहां से एक्वायर करती है? उनके अंडरवर्ल्ड से। तो जनाब पेशे खिदमत है इस साल की एक और एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम फिल्म जो कि एक बार फिर से अपनी राफेल की नाकामियों को छुपाकर इसका तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालकर अपनी बेचारी आवाम का ब्रेन वॉश कर रही है। आजकल इस फिल्म की बहुत हाइप है, ख़ास तौर पर इस गाने की वजह से। और इसका नाम है धुरंधर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ऑब्सेशन को लेकर पहले ये लोग फिक्शन कहानियां बनाया करते थे जिसके अंदर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देते थे और इसके बाद खुद ही खुशियां मनाते थे। फिर इसके बाद इन्होंने हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर इसको एंटी इस्लामिक और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। तो अब हालत ये हो गई है कि धुरंधर जैसी फिल्में पाकिस्तान के शहर कराची के एक खास एरिया लिहारी की असल कहानी पर बेस करती है, लेकिन सिर्फ 10% असल कहानी पर बेस करने वाली ये फिल्म भी इनकी सिर्फ एक फिक्शन कहानी है जो शायद इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं पर फॉरवर्ड हुई है। अब आप इस फिल्म की कहानी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर भी यही कुछ दिखाया गया है कि पाकिस्तान में नस्ल परस्ती की लड़ाई के दौरान यानी सिंधी, पठान, पंजाबी और मुहाजिर की लड़ाई के दौरान एक इंडियन जासूस किस तरह से इनके गैंग्स के अंदर घुसकर इंडिया में होने वाले ज़्यादातर टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स और मास्टरमाइंड का नेटवर्क तोड़ देता है। क्योंकि इनके मुताबिक लियारी पर कब्जे का मतलब है कराची पर कब्जा और कराची पर कब्जे का मतलब है पूरे पाकिस्तान पर कब्जा। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये फिल्मों के अंदर पाकिस्तान से जंग जीत भी लेते हैं, इनको हरा भी देते हैं, पाकिस्तान को उड़ा भी देते हैं और खुद खुश भी होते रहते हैं। लेकिन जब रियल जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो अपने 6 हथियारे भी गिरा लेते हैं और इसके अलावा जब इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो तो इनके जहाज भी गिर जाते हैं, जैसा कि अभी दुबई एयर शो के अंदर इनके एयरक्राफ्ट तेजस के साथ हुआ। अब इन लोगों के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ कहानी पर बेस तो करती है, लेकिन असल में ये पूरा सच नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ इतना सच दिखाया गया है जो इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सपोर्टर साबित करे और इंडिया के अंदर होने वाले हमलों के पीछे इसका हाथ किसी तरह से डिफाइन करे। इनफैक्ट इस बार सिर्फ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करता है, बल्कि ये कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का सपोर्टर यही मुल्क है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अपनी आवाम को इलेक्शन से पहले खौफजदा भी तो करना है कि हिंदू मुसलमानों से किस कदर खतरे में, और अगर दोबारा हमारी हुकूमत को नहीं आने दिया गया तो ये मुसलमान तुम्हें तबाह कर देंगे। क्योंकि भाई अगर इनकी लॉजिक माने तो इनके मुताबिक मुसलमानों के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी दरअसल खुदकुश जैकेट के साथ ही पैदा होता है। और आपको बताता चलूं कि इस फिल्म के प्रोपेगेंडा के पीछे बाकायदा सीक्रेट एजेंसी राव की प्लानिंग है, क्योंकि बार बार इस फिल्म के अंदर पैट्रियटिज्म और हिंदू कौम के जज्बात को उभारने की कोशिश की गई है। फिल्म में इतना वॉयलेंस दिखाया गया है कि अल्लाह की पनाह, और मैं तो ये देख देकर हैरान हो रहा था कि इस मूवी को इतने ग्राफिक सीन्स के साथ सेंसर बोर्ड ने कैसे अप्रूव कर दिया। हाँ, अगर ये हॉरर फिल्म होती तो और बात थी, लेकिन इस फिल्म में जानबूझकर जज्बात, वॉयलेंस और खौफ का ऐसा कम्बिनेशन तैयार किया गया है कि एक शख्स जज्बाती होकर खुद से रिसर्च करने के बारे में सोचे ही ना।
बस इसी फिल्म की कहानी को देखकर जज्बाती हो जाए और इसी को सच मानकर मुसलमानों से नफरत करने लगे, जैसा कि इनका गोदी मीडिया अपनी आवाम के साथ कर रहा है। बिल्कुल फिल्म की बिल्कुल कहानी में एक रहमान डकैत नामी नौजवान शख्स को दिखाया गया है जो कि लियारी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपने मुखालिफ कौम पठान के गैंग्स को ख़त्म करके, पॉलिटिकल लीडर्स को राज़ी करके और पुलिस को रिश्वत देकर ये खुद भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, लेकिन इसका असल काम होता है दहशतगर्दी, मंशियात, अगवा, भत्ता, पॉलिटिकल मर्डर, नकली करेंसी, गन्स बनाना और फाशी जैसे क्राइम करवाना। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के अंदर होने वाले बड़े बड़े हमले जैसा कि पार्लियामेंट अटैक और ताज होटल पर हमले के अंदर भी इसका सप्लाई किया गया असला शामिल था जो कि इन दहशतगर्दों को भेजा गया था। और ये दहशतगर्द ISI ने मिलकर तैयार करवाए थे क्योंकि खुफिया तौर पर इन मजहबी जमातों की मदद से हिंदुस्तान के अंदर अटैक करवाती है और पूरा पाकिस्तान मिलकर इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और सिर्फ एक इंडियन जासूस जिसका नकली नाम हमजा था, कई सालों की प्लानिंग के बाद रहमान एग्जैक्टली मेरा डकैत के गैंग के अंदर शामिल होकर इसका एतमाद हासिल करके आखिरकार इस नेटवर्क को तोड़ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि रहमान का असल नाम अब्दुर्रहमान बलोच था। इसने खुद को कभी रहमान डकैत नहीं कहा। और दूसरी बात कि शायद ये इन लोगों के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल था जो कि वो वाकई था, लेकिन लियारी के लोगों के मुताबिक वो इनका मसीहा भी था। जी हाँ, लियारी के लोगों के मुताबिक रहमान की कत्लो गारत दरअसल इसके दुश्मनों के साथ थी जो कि इसके खून के प्यासे थे और साथ साथ इसके अलावा वो पॉलिटिकल भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज था। लोगों की हर तरह से मदद किया करता था, इनके रोज़गार का बंदोबस्त किया, इनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी या इनके लिए लाइब्रेरियाँ बनवाई और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इनके इलाके के काम किए। इसी वजह से तो इसके इलाके के अंदर इसकी इस कदर सपोर्ट थी। लेकिन मैं इसके भयानक क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है, चाहे इसके अच्छे काम जितने मर्जी हों। एक कातिल कातिल ही रहता है। आपको बताता चलूं कि फिल्म के अंदर जिस लियारी गैंग वार को दहशतगर्दी से जोड़ा गया है, दरअसल ये दो ताकतों के दरमियान इक़्तिदार की जंग थी। लेकिन इन गधों को दहशतगर्दी और लोकल गैंग वॉर का फ़र्क ही नहीं पता। और रिसर्च का लेवल ये है कि ये कहते हैं कि 1971 के अंदर ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा फिल्म में असली कैरेक्टर उज़ैर बलोच को भी दिखाया गया है और इसके अलावा SSP असलम को भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर थे। उनके कैरेक्टर को विलन बनाकर दिखाया गया है और उनके बारे में बकवास किस्म के डायलॉग लिखे गए हैं कि जब शैतान और इंसान के मिलाप से एक शख्स पैदा हुआ तो उसका नाम चौधरी असलम था। पूरी की पूरी फिल्म की आप कहानी देख लें तो आपको पाकिस्तान के अंदर ये कोई ऐसा एक कैरेक्टर भी नहीं दिखाएंगे जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि हाँ ये पॉजिटिव रोल के अंदर है। पूरे पाकिस्तान का कैरेक्टर ही नेगेटिव दिखाया गया, चाहे आम आवाम हो, फौज हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई गैंग मेंबर हो या फिर कोई भी शख्स हो, सबके सबको नेगेटिव रोल में दिखाया गया। SSP चौधरी असलम को भी एक नेगेटिव रोल के अंदर दिखाया गया है जिन्होंने कराची से गैंग वॉर को ख़त्म करने के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले किया। इसी दहशतगर्दी और गैंग वॉर की वजह से इन पर कई बार कातलाना हमले हुए और बेचारे आखिरकार खुद भी एक दहशतगर्द हमले के अंदर मारे गए। फिल्म की कहानी वही मिशन मजनू की तरह घिसी पिटी है कि इनका एक जासूस जिसका नकली नाम हमजा है पाकिस्तान के तमाम इदारों को बेवकूफ़ बनाने के अंदर कामयाब हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि जिस जासूस का नाम लिया जा रहा है वो दरअसल आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं पर रिपोर्ट हुआ था। इसका कराची से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लियारी के इस तमाम गंद को साफ करने का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके बाद SSP चौधरी असलम को जाता है जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं संजय दत्त। और इनका क्रेडिट भी उठाकर इस मस्खरे के खाते में डाल दिया गया है कि ये तमाम गैंग वॉर इनकी वजह से ख़त्म हुआ। अब लियारी के इस गैंग वॉर का इशू क्या था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, इसको मैं शॉर्ट करके आपको समझा देता हूँ, वरना अगर इसकी डिटेल पर बात करें तो इसके लिए घंटों का टाइम चाहिए। पाकिस्तान कराची शहर का इलाका लियारी जैसा आज है 2010 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 1970s और 1980s के अंदर कराची बहुत तेज़ी से फैल रहा था और ये गरीब मगर सियासी तौर पर बहुत एक्टिव इलाका था। यहाँ पर बहुत सारे मसले थे, मसलन बेरोज़गारी, तालीम की कमी, रियासती सहूलियात की कमी, नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं था। और इसी खला की वजह से नौजवान नस्ल और मकामी गैंग आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होते गए। इन गैंग्स को पॉलिटिकल हिमायत हासिल थी और छोटे लेवल पर ये आपस में लियारी पर कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त आया 1990 की दिहाई का, जब ये गैंग इतना ताकतवर हो गए कि सियासत और पॉलिटिकल मामलात के अंदर मदाखलत भी करने लगे। पॉलिटिकल कत्लो गारत, खौफ, दहशत, मंशियात, असला बनाना, लैंड माफिया, भत्ताखोरी और अगवा बरए तवान वगैरह इनके बिजनेस बन गए। साल 2000 आते आते ये ताकत की लड़ाई बन गई और हर ग्रोह ये चाहता था कि पूरे लियारी के अंदर इसका कंट्रोल हो, क्योंकि जराइम के जरिए कमाई बढ़ रही थी और इसके लिए मुकाबले सख्त होने लगे। अब जाहिर है कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद ये था कि लोगों को कौमियत में तोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ा सकें, इन पर कंट्रोल करना आसान हो। और इसी वजह से हमने देखा कि कौमियत की लड़ाई यानी पठान, मुहाजिर, पंजाबी और बलोच नफरत ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया।
रियासत की रिट यानी पुलिस और अदलिया जो कि पहले ही कमज़ोर थी, इसने भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2012-13 के आते आते रेंजर्स और पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन किए। रेंजर्स और दीगर इदारों ने मिलकर कई टारगेटेड कार्रवाइयाँ की, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई अहम गैंग लीडर्स पकड़े गए, कई को काउंटर के अंदर मार दिया गया, कई शहर छोड़कर भाग गए। कराची के अंदर निस्बतन काफ़ी सुकून हो गया। लेकिन इन गैंग्स का असल खात्मा हुआ साल 2017 के बाद, जब रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन किया तो गैंग स्ट्रक्चर तकरीबन तबाह हो गया। इन गैंग्स के नेटवर्क्स बुरी तरह से कट गए और बाहर बैठे भागने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आखिरकार लियारी के लोगों ने वो दिन भी देखा कि लियारी के अंदर असला और टारगेटेड किलिंग तकरीबन ख़त्म हो गई, जिसके बाद इस इलाके के अंदर खेल, तालीम और सेफ स्पेसेस पर तवज्जो देना शुरू किया गया। हुकूमती स्ट्रेटजी से इस इलाके का माहौल काफ़ी बेहतर हुआ और आज लियारी कराची के महफूज तरीन इलाकों में शामिल होता है। और आज के टाइम में यहाँ से बॉक्सिंग, फुटबॉल और आर्ट्स के बड़े बड़े टैलेंट दुनिया के सामने आ रहे हैं। और अब इस तमाम सिचुएशन को शॉर्ट में समझने के बाद इस फिल्म की कहानी को देखें। आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि इन लोगों ने कैसे कैसे भोंडे तरीके से इस कहानी को पेश किया है कि यहाँ के गैंग ISI के साथ मिलकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाते थे, इनको तोड़ना चाहते थे। और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ की गई दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सपोर्ट इसी लियारी के इलाके की तरफ से हो रही थी, जिसके अंदर ISI भी शामिल थी। इस फिल्म के अंदर लियारी का सिर्फ नेगेटिव चेहरा दिखाया गया है जो कि एक टाइम पर वाकई मौजूद था, लेकिन जिस कदर दहशतगर्दी, खौफ और बदअमनी से इस इलाके को जोड़ा गया है वो बिल्कुल झूठ और बकवास है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखें कि इतनी बड़ी आबादी एक ऐसे इलाके के अंदर रहने का क्या तस्वुर भी कर सकती है, जहाँ पर दिन रात यही कत्लो गारत, हर वक्त की फायरिंग और गैंग वॉर की वजह से जुर्म होते रहते हों। कोई भी शख्स अपनी फैमिली के साथ आखिर इस इलाके के अंदर कितने टाइम तक रह सकता है। अब वैसे तो इस कहानी पर एक एक पॉइंट पर कई कई मिनट सबूत के साथ बात की जा सकती है, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो किस्सा अल मुख्तसर, इस फिल्म की तमाम कहानी फर्जी और फिक्शनल कहानी है, जिसके अंदर खुद रियल कैरेक्टर्स को दलील बनाकर और इस कहानी और कैरेक्टर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च मसाला डालकर इसको इस तरह से पेश किया गया है कि ये फिल्म देखने वाले को हकीकत लगे और अपनी आवाम को चिपका दिया है ताकि उनका मजीद ब्रेन वॉश कर सकें। क्योंकि आपको बताता चलूं कि इस फिल्म का डायरेक्टर वही BJP का माउथ पीस है, जिसने उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म पहले भी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को बदनाम करके, पाकिस्तान को बदनाम करके BJP के एजेंडा को सपोर्ट कर सके। और वैसे भी आप जानते हैं कि बॉलीवुड तो इस वक्त इस कंडीशन के अंदर है कि अपनी घटिया कहानियों की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से बिल्कुल तबाही के ध्यान पर है। तो इन बेचारों की मजबूरी है कि जब तक किसी कहानी के अंदर पाकिस्तान को या फिर मुसलमान कौम को विलन ना दिखाएं तो इनकी फिल्में चलती नहीं हैं। और इस फिल्म के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान और मुस्लिम कौम को सफाक, वैशी और दहशतगर्द कौम के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन सच ये है कि अगर कोई शख्स किसी मोहल्ले के अंदर जुर्म करता है तो वो पूरे शहर को और पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से लियारी के अंदर मौजूद कुछ मुजरिम या फिर कुछ गैंग वॉर के मुजरिम पूरे कराची को या फिर पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, लियारी के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और मुजरिम मुजरिम ही होता है, चाहे इसका किसी भी मुल्क या मजहब से इसका ताल्लुक हो। और सबसे बढ़कर ये जासूस जिसका किरदार रणवीर सिंह ने किया है, ये पूरी कहानी सब की सब फिक्शनल और कहानी पर बेस करती है। इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है कि वाकई कोई इस तरह का जासूस मौजूद भी था या फिर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद हो। पर फिल्म में दिखाया गया है कि रहमान डकैत को पकड़वाने वाला और मरवाने वाला दरअसल यही जासूस था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्राइम रिपोर्टर्स और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रहमान डकैत को एक मुजरिम की तरह बलूचिस्तान के अंदर असलम चौधरी ने ही पुलिस मुकाबले के अंदर मारा था। ये वो टाइम था जब इसके ताल्लुकात आपसी इख्तलाफ की वजह से सदर आसिफ जरदारी से ख़राब हो गए थे और चौधरी असलम की हिरासत से एक बार जब ये भाग गया था तो इस चीज़ की भी चौधरी असलम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी, जिसका वो बदला लेना चाहता था। क्योंकि रहमान डकैत के भागे जाने के बाद चौधरी असलम को सस्पेंड कर दिया गया था और जब एक बार फिर से बहाल किया गया तो इसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि किसी न किसी तरह से इसका इनकाउंटर करना है। और जब इसको ये मौका मिला तो मौके पर इसके 4 साथी भी मौजूद थे जो कि मारे गए और लियारी को एक लंबे अरसे के बाद गैंग वॉर से बचा लिया गया, जिसके बाद इसकी गद्दी उज़ैर बलोच ने संभाल ली थी। लेकिन फिल्म की कहानी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी में ये दिखाया गया है कि वो इंडियन जासूस जिसका नकली नाम था हमजा, जिसको रणवीर सिंह प्ले कर रहा है, वो इसके बाद लियारी की गद्दी संभाल लेता है। आप इमेजिन करें कि आज मैं कोई ऐसी फिक्शनल कहानी लिखकर इस पर फिल्म बना दूं जिसके अंदर रियल कैरेक्टर्स भी डाल दूं और आपको कहूं कि ये रियलिटी पर बेस करती है और इसके लिए कोई सबूत भी पेश ना करूं, तो क्या आप इसको हकीकत मान लेंगे? कोई सेंस है इस बात की? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म की कहानी को लिखने के लिए लियारी के लोगों तक से मशवरा तक नहीं किया गया जो कि इसकी हकीकत को एक्सप्लेन कर सकते। पर कहानी में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में होने वाले पार्लियामेंट अटैक और ताज होटल के हमले की रियल फुटेजेस को शामिल किया गया है, यानी सिर्फ उसको सबूत के तौर पर पेश किया गया है जो कि इनके एजेंडा को सपोर्ट करता हो।
ये फिल्म हर तरह से पाकिस्तान को तो दहशतगर्दी से जोड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इसको तोड़ने की साजिश कर रहा है। और इनके वो जासूस बलूचिस्तान के अंदर पकड़े भी गए हैं और कुलभूषण सबूत के यादव। तौर पर मौजूद भी हैं, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कुलभूषण यादव। इसका क्या जवाब है इनके पास कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। इस फिल्म ने लियारी के असल मसले यानी मकामी गैंग वॉर, भत्ताखोरी और जराइम के असल मसले को उठाया, लेकिन इसको सीधा एक कौमी, इंटरनेशनल दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी साजिश के सांचे में डाल दिया। और ये इनका नॉर्मल तरीकाकार है कि हकीकत के छोटे छोटे टुकड़े लेकर गलत नतीजे के लिए इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए ताकि अपनी आवाम को ब्रेन वॉश किया जाए, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिल्म देखने वाला शख्स ये सोचता है कि पूरा शहर, पूरी कौम इस जुर्म को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि लियारी का मसला काफ़ी पेचीदा था, जिसको समझकर आखिरकार हल भी कर लिया गया। पर फिल्म देखने वाले शख्स के जहन के अंदर इस तरह का तासुर जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अभी भी यही हालात हैं और वहाँ के लोग इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिल्म में जानबूझकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और सियासी जमात को शामिल किया गया ताकि ये तासुर जाए कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी दहशतगर्दी के अंदर शामिल हैं। एक आर्मी के मेजर और ISI के मेंबर को भी इसके अंदर शामिल किया गया ताकि ये तासुर जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज भी इसके अंदर शामिल है। यानी एक टोटल प्रोपेगेंडा फिल्म, जिसको आप धुरंधर नहीं बल्कि ब्लंडर कह सकते हैं। और इसलिए आप इसको एक फिक्शन, एक फर्जी कहानी और इंटरटेनमेंट ही समझें, ना कि कोई सच्ची कहानी। और इसके वॉयलेंस और प्रोपेगेंडा की वजह से तो मैं आपको इसको देखना रिकमेंड भी नहीं कर सकता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी अल्लाह तो हाफिज़। व्यूअर्स, आपने एक स्टोरी, एक कहानी, ऐसी कहानी कि जिस पे बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन साथ जो है ना हंसने को भी दिल चाहता है। मतलब कि जो रियलिटी से बिल्कुल ताल्लुक रखती ही नहीं। हम पाकिस्तान में रह के भी हमें इन चीज़ों का नहीं पता, जो वो बता रहे हैं हमें। तो क्योंकि वो बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली उनकी बिल्कुल। जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनके पास है नहीं किसी चीज़ की, ठीक है? और उसको गलत तरीके से हर चीज़ को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर, असल मकसद उनका ये है इसमें कि वो ये चाह रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना वो टारगेट करते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली। पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो इसमें जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि जो इंडियन जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो जो है ना वो सब इसी तरह की, मतलब उनमें मैक्सिमम जो तादाद है वो सारी जितने भी हैं वो इस तरह की चीज़ें वो खुद लाइक नहीं करते। हाँ, और वो एग्जैक्टली। बहुत सपोर्टिव हैं। और उनका जो है वो समझ चुके हैं अब वो तो दौर रह नहीं गया कि अब जो है ना कि जैसा कोई बोल देगा तो उस पे मान लिया जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ की हमें जो है ना इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है, एग्जैक्ट और करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो इस हम इसमें हासिल कर। एग्जैक्टली वो जो है ना, इंडियन यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि ये मूवी क्या वाकई ब्लंडर ही मारा है इन्होंने। तो बिल्कुल है। बहुत ही उन्होंने मैंने जब वो देखा ना कि इनके अपने ही अवाम जो है ना वो इस मूवी के खिलाफ है, तो जो है ना बिल्कुल ब्लंडर ही मारा है इस मूवी में। तो आप इंडियंस जो अवाम है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, हाँ, स्पोर्टिव है, प्यार करने वाली है। और वो चाहते ठीक है। हैं कि हमारा तो जो एक ताल्लुक या जो रिलेशन आप कह सकते हैं कि वो तो एक जिसे कहते हैं ना मोहब्बत करने वाली, जी जी। सपोर्टिव है सब। तो अगर अपनी जो कुछ ऐसे लोग जिनको इतना नॉलेज नहीं है, नहीं पता इन चीज़ों को, उनके जज़्बात को उभारने के लिए और उनको नेगेटिव करने के लिए, तो जो लोग नहीं इतना इन चीज़ों से जानते इन चीज़ों को, तो ये कोशिश करते रहते हैं और इन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है इस एग्जैक्ट। तरह इमेज ख़राब करने की। एक्चुअली में ये पाकिस्तान की इमेज ख़राब नहीं कर रहे होते, ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जो मेन इनका टारगेट होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी होता है। तो और बड़े अच्छे से इनको पता होना चाहिए कि जितनी तादाद में इंडिया में मुस्लिम्स हैं उतने एग्जैक्टली। पाकिस्तान में भी नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये इन चीज़ों को इन्हें देखना चाहिए कि ये वहाँ पे भी इसका जो असर होना है ये वहाँ पे होना है और वहाँ पे नफ़रत फैला रहे हैं ये, ठीक है? अपने लोगों में और अपने ही कंट्री में ये उनके लिए ही ये वबाल बन सकती है ये वीडियोज़, एग्जैक्टली। इस तरह की मूवीज़ और इस तरह की वीडियोज़। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी इस वीडियो में हमने जो रिएक्शन इस वीडियो को देखा है, हासिफ भाई ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप हमारे जो हमने कमेंट्स किए हैं इसके
हवाले से कोई भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसमें कीजिएगा। तो इस वीडियो में अगर थोड़ा-सी पोर्शन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएँ। ठीक है? तो हम अगली वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तो हमें इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।